हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी वेनिस का व्यापारी। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके की फैक्ट्स और उसके बाद आएंगे समरी पे इस प्ले की। तो चलिए पहले की फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्ले का फुल टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसको लिखा गया था दोस्तों 1596 से 1598 के बीच में। इसको लिखा गया था इंग्लैंड में और पब्लिश कराया गया था 1623 में। दोस्तों, इसका लिटरेरी पीरियड है रेनेसां पीरियड और इसका जॉनर है दोस्तों ये एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है और एक रिवेंज ट्रेजेडी भी है इसमें। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग रखी गई थी वेनिस में और बेलमोंट में। तो चलिए इस प्ले की समरी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द समरी। दोस्तों, इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मालवाहक जहाजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था, यानी जो कार्गो जहाज होते हैं जो सामान ले जाते हैं उन जहाजों में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता था एंटोनियो जो था। जब जहाज माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा फायदा होता था, यानी मुनाफा होता था उसे। एक दिन दोस्तों, एंटोनियो का दोस्त बेसेनियो उसके पास आता है। उसे लोन की जरूरत थी दोस्तों, क्योंकि वह बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। एंटोनियो के दोस्तों सारे पैसे उस समय मालवाहक जहाजों में पर लगे हुए थे, इसलिए वह लोन देने में असक्षम था, यानी असमर्थ था वो। लेकिन उसने बेसेनियो से कहा कि वह एक साहूकार से लोन ले ले और उसे गारंटर बना ले। दोस्तों, बेसेनियो उसके लिए राजी हो जाता है। उधर दोस्तों, बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन दोस्तों पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को तो बस बेसोनियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले ही मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नेरिसा को बताती है। अब नेरिसा भी कहती है दोस्तों कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वेनिस में दोस्तों, एंटोनियो अपने दोस्त बेसोनियो को शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। शाइलॉक को दोस्तों एंटोनियो फूटी आंख भी नहीं पाता था। एंटोनियो भी दोस्तों शाइलॉक की बेइज्जती करता रहता था, क्योंकि शाइलॉक बहुत ज्यादा ब्याज पर लोन देता था, यानी इंटरेस्ट पर। और एंटोनियो का बिजनेस दोस्तों चौपट करने की कोशिशें करता रहता था वो इस चक्कर में। लेकिन दोस्तों, इस समय एंटोनियो को शाइलॉक की जरूरत थी। शाइलॉक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी दोस्तों शाइलॉक बेसेनियो को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसने एक अजीब सी शर्त रखी थी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसेनियो ने इसके लिए मना किया दोस्तों, लेकिन एंटोनियो मान जाता है। फिर दोस्तों शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने उस पर अपने साइन कर दिए। शाइलॉक ने दोस्तों बेसेनियो को 3000 दुकैट्स लोन पर दे दिए। शाइलॉक की बेटी दोस्तों जेसिका अपने बाप से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लॉरेंजो से प्यार करती थी। अब एक रात दोस्तों जेसिका भेष बदलकर लॉरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमोंट में दोस्तों मोरक्को का राजकुमार पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आया। पोर्शिया के पिता ने 3 कैस्केट का मतलब है ज्वेलरी बॉक्स बनवाए थे। उनकी शर्त थी कि जो कोई सही कैस्केट का चुनाव करेगा, पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी ताकीद पढ़ी और सोने का कास्केट चुना, लेकिन दोस्तों यह गलत चुनाव था, इसलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनिस में दोस्तों शाइलॉक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है तो वह एंटोनियो से और भी नाराज हो गया। एक दिन दोस्तों खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्री तूफान में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों शाइलॉक यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बेसोनियो अपने एक दोस्त ग्रेशियनियो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ा था। बेलमोंट में दोस्तों एरागोन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने चांदी का कैस्केट चुना, जो फिर से गलत चुनाव था। तभी दोस्तों बेसोनियो भी पोर्शिया के यहाँ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए दोस्तों बेसोनियो कास्केट ना उठाए, लेकिन बेसोनियो ने तांबे का कास्केट चुना और यह सही चुनाव साबित हुआ।
दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा दोस्तों। उसी समय दोस्तों ग्रेसिनियो ने भी नेरेसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग दोस्तों डबल मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं, ग्रेसिनियो और नेरेसा की, और पोर्शिया और बेसेनियो की। दोनों जोड़ों की दोस्तों धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आए थे। पोर्शिया अपने पिता बेसोनियो को एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बेसोनियो उसे वचन देता है, ठीक है। तभी दोस्तों उन्हें भी खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए थे और अब वह शाइलॉक को लोन वापस नहीं कर सकता। अब शाइलॉक दोस्तों उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बसेनियो और बाकी लोग यह खबर सुनकर डर जाते हैं। बसेनियो और ग्रेसिनियो दोस्तों जल्दी से वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके जाने के बाद दोस्तों पोर्शिया और नेरेसा भी मर्दों का भेष बदलकर वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं। यानी पोर्शिया और नेरेसा दोनों के दोनों मर्द बनकर अब आ रही हैं। दोस्तों वेनिस में बहुत से लोगों ने शाइलॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने किसी की ना मानी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया दोस्तों, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बसेनियो ने कहा कि वो लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन दोस्तों शाइलॉक इसके लिए भी नहीं माना। फिर ड्यूक ने दोस्तों एक लॉयर को बुलवा भेजा ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी दोस्तों पोर्शिया जो मर्द के भेष में थी वहां लॉयर बनकर आ पहुंची। उसने भी दोस्तों शाइलॉक से एंटोनियो को माफ कर देने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक नहीं माना। पोर्शिया ने दोस्तों फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शाइलॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार है। यह सुनकर दोस्तों शाइलॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की तारीफ की। जैसे ही दोस्तों शाइलॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने चाकू लेकर आगे बढ़ा, पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे मांस लेते वक्त खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। शाइलॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा कि मांस लेते वक्त तुम खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर दोस्तों शाइलॉक के होश फाख्ता हो जाते हैं। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बेसोनियो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों पोर्शिया ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का भी गुनहगार है और बतौर सजा शाइलॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी राज्य को देनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सजा होगी। यह सुनकर दोस्तों शाइलॉक सबसे क्षमा याचना करने लग जाता है। ड्यूक ने कहा दोस्तों आगे कि वो उसकी मौत की सजा को माफ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे कि डेथ के बाद उन्हें मिलेगी, और दूसरी कि वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। शाइलॉक ने दोनों शर्तें मान ली दोस्तों और वहां से चला गया। अब बसेनियो ने दोस्तों लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे दे। बसेनियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी दोस्तों। नेरेसा जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी ग्रेसिनियो से अंगूठी मांग ली। इसके बाद दोस्तों पोर्शिया और नेरेसा अपने घर बेलमोंट लौट गए। अगले दिन दोस्तों बेसोनियो और ग्रेसिनियो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नेरेसा ने उन दोनों से नाराज होने का नाटक किया था दोस्तों, और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मजे लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नेरेसा उसकी क्लर्क बनी थी और अंगूठियां उनके पास ही थीं। तभी दोस्तों एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज सही सलामत वापस आ गए थे, लेकिन डूबने की खबर झूठी थी। अगले दिन दोस्तों सबने धूमधाम से जश्न मनाया और दोस्तों ये प्ले यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।